चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स है ना। तो ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, इसके अंदर हमें पढ़ना है क्या, हीट को कन्वर्ट करेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी, या फिर हम मैकेनिकल एनर्जी से भी हीट बना सकते हैं, है ना। ठीक है भाई। तो इस चैप्टर का मेन उद्देश्य रहेगा, मतलब हीट से हमें मैकेनिकल एनर्जी बनानी है। जैसे आप लोग देखते हो हमारे जो इंजन वगैरह जिन पे काम कर जो इंजन काम करते हैं हमारे, जैसे बाइक का हो, कार का हो, ट्रक का हो, ये सारे जो इंजन है ना, इन सब में थर्मोडायनेमिक्स यूज हो रही है ना। क्योंकि होता क्या है, जो हमारे पास इंजन होते हैं उसके अंदर हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो होती है वो मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, जिसकी वजह से हमारे टायर घूम पाते हैं, और जब टायर घूमेंगे तो गाड़ी चलेगी। समझ गए ये वाली बात। चलिए, तो देखना जरा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिस ब्रांच के अंदर हम फिजिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी। अब देखो जरा, सबसे पहले जब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है। जैसे क्या, सबसे पहले मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं समझो। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है, these are used to describe a system। किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अगली बात समझ में। तो जैसे आपको किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना है तो आपको उसके वो बताने पड़ेंगे ना, कि भाई इससे है, इससे बना है, या इस पे ये है, इस पे ये है। जैसे आ रही बात समझ में। जैसे 12th क्लास में कोई साइंस का बच्चा है, अब उसे डिस्क्राइब करना है तो कहोगे आप, इसके बाद फिजिक्स भी है, इसके बाद केमिस्ट्री भी है, इसके बाद मैथ भी है, इसके बाद बायोलॉजी भी है, इसके बाद सीएस भी है, मतलब कुछ इस साइंस में। तो किसी भी चीज को, किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिन वेरिएबल का यूज कर रहे हैं इसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिन वेरिएबल का प्रयोग करेंगे उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ये कौन कौन होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एटसेट्रा। ये बात समझ में आ गई सबको। ये बात समझ में आ गई, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इनको बोलते हैं ना। इसके बाद अब आ जाते हैं यहां पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अब ये सुनिए, इस थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच के अंदर हम जिन चीजों को स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब समझना जरा ध्यान से, तो यहां पर लिखा गया, a collection of large number of particles, large number of particles having certain value of thermodynamic variable, thermodynamic variable। मतलब अब अगर मैं किसी को सिस्टम बोल रहा हूं कि भाई ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो उसके पास क्या होने चाहिए, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। क्या क्या होते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब की वैल्यूज होनी चाहिए कुछ, जो कि होती है ना। इसके बाद एक सेकेंड में इंक और डाल लूं हल्की सी, हल्का चल रहा है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो इसमें हम देखने को हमें जो मिलते हैं यहाँ पर, और आपने नाम पहले से सुने होंगे ज्यादातर बच्चों ने, है ना। केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स होता है, बिल्कुल वही सारी चीजें हैं।
अब आ जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, एक ये, हाँ, एक ये और एक ये। सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन सिस्टम की। फिर होता है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम, और फिर होता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। अब ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें हीट और जो मैटर है ना, दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं। मैटर एंड हीट बोथ एक्सचेंज विद सराउंडिंग। ठीक है भाई, आदान प्रदान हो सकता है इसमें। ज्यादातर तो जो हम आदान प्रदान करते हैं वो हीट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हीट है ये सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है। क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम किसको कहा गया, क्लोज सिस्टम होता है जिसमें ओनली हीट कैन एक्सचेंज, ओनली हीट कैन एक्सचेंज, जिसमें हम हीट को ही एक्सचेंज होती है, जिसके थ्रू केवल, या ऐसा सिस्टम जिसमें केवल हीट ही एक्सचेंज हो सकती है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अच्छा, आइसोलेटेड कौन सा होता है, नाइदर हीट नॉर मैटर, ना तो हीट का एक्सचेंज होगा ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। यस तो सर। ऐसे सिस्टम को कहा गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल किसी बर्तन में मैं चाय बना रहा हूँ, तो वो जो चाय बन रही है और खुले बर्तन में बन रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ओपन सिस्टम हो गया। अगर उसको ढक के बना रहे हैं तो क्लोज सिस्टम हो गया। जैसे थर्मल फ्लास्क हो गया हमारे पास एक तरीके से, तो जो थर्मल फ्लास्क है हमारे पास, उसके अंदर जो हीट है ना, तो वो अंदर से हीट लेता है ना ही वो बाहर हीट देता है। आ रही है बात समझ में। यस सर। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इसका पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो। अरे वो कहाँ रह गए, उन्हें भी बोल देते यार, ले लेते क्लास। सर 5 बजे तो होती नहीं वैसे। अरे मैंने बोला नहीं था इसी वीक ले लेनी थी यार, और कोई नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, केवल इसी वीक लेनी थी क्योंकि ना उसके बाद फिर हम ऑफलाइन वाला कर देंगे, ऑनलाइन का टाइम अपने हिसाब से कर देंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बोल देता हूँ सर एक बार। हाँ अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देख, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया सर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम आगे। भाई सुनो, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, गैस। ठीक है। अब ये जो गैस है मेरे पास, ये कहलाएगी हमारे पास सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम हो गया। इस सिस्टम के अलावा जो भी सारी चीजें बची, वो सारा कहलाता है सराउंडिंग। सराउंडिंग। ठीक है। अब जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं वॉल। अगली बात समझ में। सिस्टम हो गई यहाँ पर गैस, बाकी सारी चीजें आ गई सराउंडिंग में, और जो सिस्टम को सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है वो अपनी वॉल्स हैं। अगली बात समझ में। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, बाउंड्री विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं, उनको बोलते हैं हम वॉल्स। वॉल्स बच्चों 2 प्रकार की हमें यूज करनी है। एक तो डायथर्मिक, इसको बोल सकते हैं आप कंडक्टिंग। एक होती है एडियाबैटिक वॉल, और इसको आप बोल सकते हैं नॉन कंडक्टिंग। सर में दर्द स्टार्ट हो गया, पता नहीं कैसे, थोड़ी देर पहले। नॉन कंडक्टिंग वॉल, तो भाई ये होता है। अब डायथर्मिक वॉल किसको बोलते हैं, तो मान लीजिए अगर ये कंटेनर है
और इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है और इसकी जो वॉल्स हैं वो डायथर्मिक वॉल है। तो अगर ये डायथर्मिक वॉल है तो होगा क्या, बाहर और अंदर हीट का ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ये सिस्टम जो है बाहर से हीट ले भी सकता है और बाहर हीट दे भी सकता है, अगर ये डायथर्मिक वॉल है या फिर कंडक्टिंग वॉल है। फिर होती है मेरे पास नॉन कंडक्टिंग या एडियाबैटिक। तो देखना, मान लो इसमें गैस भरी हुई है, तो इस वाले सिस्टम में बाहर जो है हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ना कोई अंदर हीट आएगी, ना तो अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। आगे बात समझ में, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होगा। इस वाले में कंडक्टिंग वॉल में हो जाएगा। आगे बात समझ में सबको ये। यस सर। अब आ जाते हैं अगली बात पे। अब अगली बात करते हैं। अगली बात है हमारे पास, इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ। ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम शायद डब्ल्यू या आर एच फॉलर होगा मेरे ख्याल से, है ना, नाम तो तुम नेट पे ढूंढ लेना। जीरोथ लॉ दिया उन्होंने। अब ये जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जीरोथ लॉ, क्योंकि आपने अभी तक ये तो सुना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जीरोथ लॉ क्या है, तो एक्चुअली में क्या है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और हीट में हीट के बारे में डिस्कस किया जाता है, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, इनके बारे में। तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या करा, एक लॉ बनाया जहां जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो वो जो उस इस वाले लॉ में, जीरो लॉ में, हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। और क्योंकि टेम्परेचर को हम पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो फंडामेंटल है, ऐसे मानो आप, तो इस वजह से हम इसको क्या करा, फर्स्ट लॉ के बाद आया ये लॉ। ये लॉ जो है फर्स्ट लॉ के बाद आया, इसलिए हम इसको सेकंड तो नहीं रख सकते थे, तो इसको आगे रखा गया इज्जत देने के लिए कि भाई ये सबसे पहले पढ़ा जाएगा। तो जीरो लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है पहले आया, जीरो लॉ बाद में आया, फिर बोल रहा हूँ। लेकिन इसको हम पहले रखेंगे। हम क्यों पहले रखेंगे, क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। अरे ये बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये कंफ्यूजन हो रही यस है? सर। ठीक है, तो अब इसको देखें जरा, ये जीरो लॉ क्या कहता है। जीरो लॉ कहता है कि यदि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सिस्टम है जिनके बीच में ये एक एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल, इनके बीच में एक एडियाबैटिक वॉल है। मतलब मान लीजिए दो तरह की गैस है, एक ये वाली गैस है ए और एक ये वाली गैस है बी। अब ये जो ए वाले की हीट है और जो बी वाले की हीट है, क्योंकि इनके बीच में एडियाबैटिक वॉल है, तो ये एक दूसरे को नहीं दे सकते। अगर ये एक दूसरे को हीट नहीं देंगे तो इसका मतलब इनका टेम्परेचर कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि दो बॉडी का या दो सिस्टम का टेम्परेचर तभी सेम हो सकता है जब उनके बीच में हीट का एक्सचेंज हो। अब यहाँ पर एडियाबैटिक वॉल है तो हीट का एक्सचेंज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, जीरो लॉ जो है, जो साइंटिस्ट है फॉलो नाम के, उन्होंने क्या बोला कि अगर हम इन दोनों सिस्टम को एक साथ एक डायथर्मिक वॉल से सेपरेट करके, डायथर्मिक वॉल तीसरे सिस्टम के साथ रख दें, ये सी वाला, ये सी गैस हो गई, ए बी सी तीन गैस हो गई। तो इन्होंने बोला कि अगर ये दो इंडिपेंडेंट सिस्टम है ए एंड बी जिनके बीच में एडियाबैटिक वॉल है, तो ये तो कभी भी आपस में अपना टेम्परेचर सेम नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या बोला कि यदि हम इन ए और बी दोनों को एक तीसरे सिस्टम सी के साथ डायथर्मिक वॉल के साथ इनको सेपरेट कर दें तो क्या होगा, तो ए और सी आपस में टेम्परेचर सेम कर लेंगे, और अगर इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अगली बात समझ में, तो ये ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये जो जीरो लॉ है ये कहता है अगर ये ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी, देन ए एंड बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अभी बात समझ में, जबकि ये एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है, इनके बीच में कोई हीट का आदान प्रदान नहीं हो सकता,
इनका टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमें इन दोनों को एक तीसरे सिस्टम के साथ डायथर्मिक वॉल से सेपरेट कर दें तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो ए और बी भी आ जाएंगे। अगली बात समझ में? यस दिस इज सर। कॉल्ड जीरोथ लॉ। ये कहता है इट स्टेट दैट if two independent system A and B separated by adiabatic wall placed in contact with another system C, ठीक है, separated by diathermic wall, then if A and B and A and C है ना, A and C and B and C are in thermal equilibrium, then A and B also will be in equilibrium. समझ गए क्या? यस अगर सर। ए और बी दो सिस्टम है जिनके बीच में एडियाबैटिक वॉल है, इनके बीच में कभी भी टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इनको एक तीसरे सिस्टम सी के साथ डायथर्मिक वॉल के साथ में इसको सेपरेट करके रखते हैं तो तब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। बस इतनी सी स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ की, और इसका कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जिसको नहीं समझ में आया पूछ। तो आपको समझ में आया कि जीरोथ लॉ के अंदर हमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ना होता है। यस सर। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है भाई, इसको साफ कर देता हूँ। अब अगले पे आ जाते हैं। हर्षिता है कि चल बसी ओ चली गई, चली गई। मानसी यस सर। भाई, मानसी है, चल मानसी दिख नहीं रही यहाँ पर, मानसी ने, चलो वंश भी है, ये रही मानसी दिख। चलो भाई है? अगला आ जाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम आइडियल गैस। अब ये आइडियल गैस किसको कहा गया है, या आइडियल गैस कहने के लिए हमने क्या कंडीशन रखी? पहली बात तो ये सबने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज इस दुनिया में कभी भी आइडियल नहीं होती है ना। भाई मैं बोलूं वंश एक ऐसा लड़का है, इस वंश में ना तो ये बीड़ी पीता, ना सिगरेट, ना गुटखा, ना लड़कीबाजी, पापा मम्मी का कहना भी मानता है, और भाई तो बहुत मेहनती लड़का है ये और वो, बहुत ही स्मार्ट है, और बहुत ही भाई तो जहां से गुजरता है लड़कियां गिर जाती है, सब कहानी में बोल दूं तो क्या ऐसा वंश होना पॉसिबल है? नो क्या सर। बोलो? नहीं है ना, तो कुछ तो कमियां रहेंगी भाई। ऐसे ही दुनिया में कोई भी आइडियल नहीं हो सकता है ना। जैसे मैंने आपको बताई वंश को आइडियल कहलाने के लिए ये बातें फॉलो होनी चाहिए, ऐसी गैस को आइडियल कहलाने के लिए भी कुछ बातें हैं। क्या? नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। मतलब अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होगा। सही है। इसके बाद दूसरी बात, दे शुड ओबे ऑल द गैसेस लॉ, ऑल द गैसेस लॉ। तो जो भी लॉ बनाए गए हैं वो सारे लॉ को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सही है क्या?
तो इसके बाद हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है, कंडीशन फॉर condition when ideal gas considered as ideal कह रहा हूं, when real gas considered as ideal, क्या कंडीशन है? कोई बच्चा है तुम में से जो जवाब दे? यार बच्चे बाद में मैसेज करते रहते हैं और फिर उसके बाद जो ना उसमें ध्यान चला जाता है, फ्रंट अच्छी क्वालिटी नहीं आती। सर आज शाम की क्लास में बैक कैमरा से पढ़ाना, ठीक है चलो। भाई 85,000 का फोन है। कंडीशन व्हेन रियल गैस कंसीडर्ड एज आइडियल, तो आपको याद रखना है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। भाई अगर हम प्रेशर को लो रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, और अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल और दूर दूर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि वो कंडीशन जब हमारे पास रियल गैस को हम आइडियल गैस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, एक तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। अब हमारे पास कुछ आइडियल गैस के लॉ हैं जो हमें फिजिक्स में थोड़े बहुत पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में हालांकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन यार फिर भी मैं बताता हूँ। आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ, पहला है बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर गे-लिसाक्स लॉ, गे-लिसाक्स लॉ, और एक है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। शायद मेरे हिसाब से तुम में से ज्यादातर लोगों ने ये सुने होंगे पहले से। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? यस सर, सुने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयल्स लॉ। ये इनमें ना जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, तो आप ये सारी चीजें बिल्कुल ढंग से पढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं, कौन कौन सी गैस है क्या है, वो सब पढ़ाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें जरूरत है वो सारी चीजें पढ़ लेंगे ताकि हमें आगे समस्या ना हो। बॉयल्स लॉ कहता है at constant temperature pressure applied on gas is directly proportional to volume, P inversely proportional to volume होगा। जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम कम होता जाएगा। अगर मैं इनको दो गैसेस को कंपेयर करूं, मान लो दो गैस है मेरे पास, इसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, एक दूसरी गैस है जिसका प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है, तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं दो गैसेस के लिए, क्या? P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, फिर होता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर, यही तो है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए, है ना। और प्रेशर कांस्टेंट के लिए आपने कंडीशन भी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी होगी तो फिजिक्स में तो मैं डिस्कस कर ही दूंगा आगे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं दो गैस के लिए यहां पर भी कंपेयर करूं, तो V1 अपॉन में T1 बराबर आ जाएगा V2 अपॉन में T2 बराबर आ जाएगा कांस्टेंट। V1 अपॉन में T1 बराबर V2 अपॉन T2 बराबर आ जाएगा कांस्टेंट। ये हमारे पास हो गया चार्ल्स लॉ। अब आते हैं गे-लिसाक्स लॉ। ये क्या कहता है हमसे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब जैसे जैसे आप, अगर कोई कंटेनर है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मान लो रिजिड कंटेनर है ना, और आप उसका अंदर गैस भर देते हैं, तो अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, सॉरी प्रेशर जो है ना वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, और वो जब एनर्जी उनको मिलेगी तो वो बहुत तेजी से दीवारों पर टकराएंगे, और जब वो दीवारों पर टकराएंगे तो इसका मतलब ज्यादा प्रेशर लगेगा। आगे बात समझ में? यस सर। अगर आप दो गैस के लिए इसको कंपेयर करते हैं तो P1 अपॉन में T1 बराबर P2 अपॉन में T2 बराबर कांस्टेंट। मयंक आज उसमें क्यों नहीं आए तुम लोग ऑफलाइन में? 2 दिन तो आ ही जाना वीक में ना, अगर हो सके तो कोशिश करना, अगर आ जाओ, वरना तो कोई सर समस्या काफी नहीं है। दूर पड़ता है, आने अच्छा जाने दूर में पड़ 1 रहा घंटा है? लग जाता है। हाँ ये तो है भाई, कोई नहीं, चलो अभी मैनेज कर लो, फिर देखेंगे। चलो एवोगैड्रो लॉ, तो ये हमारे पास 3 लॉ मैंने लिख दिया। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है वो सुनो ध्यान से। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो गैसेस है, मान लो ये दो गैसेस है, इसके अंदर इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2, इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, इसके नंबर ऑफ मोल्स है N1, इसके नंबर ऑफ मोल्स है N2, इसके टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। ये कहता है कि अगर हम दो गैसेस को लेते हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, अगर दो गैसेस जिनका वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस, अगर हम दो गैसेस लेते हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, और अगर हम इनका प्रेशर और टेम्परेचर को भी सेम कर दें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर दो गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं और बराबर प्रेशर और टेम्परेचर कर दें, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी बराबर होंगे। मतलब N1 बराबर हो जाएगा किसके? N2 के। अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो मैं यहां लिख सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन वाली गैस बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू वाली गैस। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है इनके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? तो दो गैस को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ले, इक्वल वॉल्यूम में, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। अरे बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है जी, अगर इतना समझ में आ गया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसको साफ कर देता हूं। तो अगला है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है? मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर nRT। n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर। अब बच्चों एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं आप लोगों को। आपको याद होगा 13 चैप्टर में n जो रिप्रेजेंट करा, n जो यूज करा था, वो n रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम को। और वहां उस चैप्टर में मैंने नंबर ऑफ मोल्स को म्यू से रिप्रेजेंट करा था। लेकिन अब अगर हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो आप याद रखना यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को मैं वापस से n से ही रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है ये बात? यस सर। चलिए, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पर R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और मेरे हिसाब से शायद इसकी अलग अलग यूनिट लिखाई गई होंगी आपको। तो R की वैल्यू होती है 8.3
अगर मैं कुछ गड़बड़ करूं तो बता देना। जूल पर मोल पर केल्विन, यही होती है क्या? 314 होती है 341 होती है? 314। 314 सही लिखी है मैंने? Yes, sir. ठीक है। ग्राफ फॉर आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस का ग्राफ बनाएं, यहां पे लिया है मैंने पीवी अपॉन में एन टी को, पीवी अपॉन एन टी, और यहां पर मैंने जो लिया है मान लो प्रेशर या वॉल्यूम भी ले सकते हो आप। तो जो आइडियल गैस का ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, आइडियल गैस का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है 8.314। सही है भाई? ये आइडियल गैस की लाइन है, आइडियल गैस, ये कर्व है आइडियल गैस। अब ये आइडियल गैस का कर्व है। अब हमने क्या करा, कुछ रियल गैसेस को लिया, जैसे हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गया, इन गैसेस को लिया और इन गैसेस का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो हमने ग्राफ में थोड़ा सा डेविएशन पाया। यहाँ पे हमने ये पाया कि जो एक्चुअल आइडियल गैस का कर्व होता है और जो रियल गैस का कर्व आता है उसमें थोड़ा सा डेविएशन है, उसमें थोड़ा सा अंतर क्या क्या है वो देखो जरा। तो देखना, पहले मेरे पे ये है, मान लो ये है, एंड ये मान लीजिए T1 टेम्परेचर के लिए किसी, इतना यहाँ से डेविएशन हो रहा है इसका। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया गैस का, है ना, और टेम्परेचर बढ़ाने पर मैंने पाया ये T2 टेम्परेचर है मान लो, एंड T2 इज मोर देन T1, T2 इज मोर देन T1। तो मैंने ये पाया कि यहाँ पर जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा क्लोज है, वो वाला कर्व वाला ग्राफ ज्यादा क्लोज है आइडियल वाले के, और जिसका टेम्परेचर कम है वो थोड़ा ज्यादा दूर है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम किसी गैस को हाई टेम्परेचर पे यूज कर रहे हैं और लो प्रेशर पे यूज कर रहे हैं, अगर मैं टेम्परेचर के, हेलो समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर किसी गैस को हम हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो वो ज्यादा क्लोज मिलेगी हमें किसके, आइडियल गैस के। अरे सही है ना भाई? Yes, sir. ठीक है, तो हालांकि ये ग्राफ मैंने जो बनाया है थोड़ा सा वैसा बनाते हैं इसको, थोड़ा सा इस तरफ रखते हैं उसको, और आप इससे ही समझ जाना, क्योंकि आप लोगों ने कई बार बना रखा और कोई आइडियल गैस का ग्राफ आपसे वहां पूछेगा नहीं, तो इतनी ज्यादा मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं है। बाकी समझ में आ गया ग्राफ, बाकी आइडियल का ठीक बनाया मैंने और इसमें ये बना दिया है ना। अरे सही है। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि आइडियल गैस का कर्व जो होता है वो कांस्टेंट बनता है, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। और रियल गैस के लिए अगर हमने ये देखा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्लोज होगी आइडियल गैस। एक तो ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन ये हो गई, PV is equal to N into में R into में T, where N is number of moles। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर इनटू में R इनटू में T। तो R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर। अगर बच्चों मैं R अपॉन में NO को देखूं तो R अपॉन Na Kb होता है। तो PV का एक फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है ये PV इज इक्वल टू NKBTB एक इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर अंतर क्या है, N क्या है बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला N है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और व्हाट अबाउट Kb, तो Kb आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10 की पावर -23, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। PV इज इक्वल टू NKBT। क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात पूछता हूँ आप लोगों को, बात समझना। अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की।
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब जिसमें हमारे पास किसी सिस्टम का जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो चेंज हो रहे हैं। किसी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। अरे ये बात समझ में? अरे सही है ना? तो देखना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस is said to be occur if thermodynamic one or two, ज्यादा भी हो सकते हैं, one or more thermodynamic variable of system changes। अगर किसी सिस्टम के जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं उनमें बदलाव आ रहा है, अगर किसी सिस्टम के जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं उनमें चेंज आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। आगे बात समझ में? यस सर। अब जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अगर हो रहा है, और जो अगर हम थर्मोडायनेमिक स्टेट देखें, थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन देखें, तो जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट, है ना? तो वो होती है हमारे पास क्या? पी इज इक्वल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब देखा जाए तो वही है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी1, पर हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में लिख रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ तीन वेरिएबल को देखूं, अगर मैं इनमें से एक को भी चेंज करता हूँ, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, अगर मैं इनमें से किसी एक को भी बदलता हूँ ना, तो बाकी दो में भी बदलाव आएगा। अगर मैं प्रेशर को चेंज करूंगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर भी बदलेगा, अगर मैं वॉल्यूम को बदलूंगा तो प्रेशर और टेम्परेचर बदलेगा, और अगर मैं टेम्परेचर को बदलूंगा तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों बदलेंगे। अरे बात समझ में? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए, तो अगर हम कोई सा भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो बाकी दो में भी बदलाव आएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो इनमें से एक को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इनमें से हम एक को कांस्टेंट मान लेते हैं ताकि हमें दो के बीच में रिलेशन मिल सके। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ठीक है जी साहब। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। अब यही अपना जो चलेगा सारा। आज अगली क्लास में 5 तारीख है क्या, ये 4 है? आज कितनी है? 3 है सर। 3 है, तो 5 तारीख को क्लास नहीं होगी ना, संडे को लूंगा फिर मैं, इस 5 को क्लास नहीं होगी। चलिए भाई, तो अगली बात यहाँ पर बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और शायद परसों नहीं लूंगा तो शायद मैं कल ले लूँ, कुछ भी कर सकते हो, देखता हूँ मैं, डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा, और भाई रोहिल्ला ठीक है अब तबीयत? चलो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सबसे पहले बात करते हैं, एक होता है आइसो बारिक, फिर होता है एक आइसो कॉरिक, फिर होता है एक आइसो थर्मल, फिर एक होता है एडियाबैटिक।
ठीक है। फिर हमारे पास कुछ आपने सुने होंगे जैसे साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, है ना, सुने ऐसे कुछ नाम। चलो साइक्लिक का तो बाद में आएंगे। अरे मुंह से तो बोला करो तो अच्छा लगेगा। देखो एक बार कोशिश करा करो बोलने की मुंह से। आवाज आ रही है सबको? यस ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसो का मतलब होता है यहाँ पर, इस वर्ड का मतलब होता है सेम। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हम उस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट कर दें, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, उसको बोलते हैं आइसोबारिक। ठीक है, तो देखना, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, thermodynamic process which occur at constant pressure। क्या बात समझ में आ गई सबको ये बात? यस सर अच्छा बच्चों, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो उसको बोलते हैं आइसोबारिक। और छोटी छोटी बातें बताता हूँ इसके बारे में। तो जब जब भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा तो आपको याद होगा, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, देखा है, सुना है, हम दो ही काम करते हैं, या तो कंप्रेशन या एक्सपेंशन। कंप्रेशन या एक्सपेंशन, यही तो होता है भाई, यस सर है ना। और अगर हम यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम प्रेशर को क्या रखते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट, तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के हो जाएगा। ये मेरे पास आइसोबारिक की इक्वेशन आ जाएगी। तो V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। समझ गए क्या ये बात? अरे सर में दर्द हो रहा है पता नहीं क्या। यस सर आइसोबारिक प्रोसेस में आपको क्या याद रखना है, वॉल्यूम अपॉन में टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम अपॉन में टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है सबको ये बात? यस सर ठीक है, तो ये आइसोबारिक के लिए हो गया हमारे पास। अभी यहाँ पर और चीजें बताऊंगा आपको धीरे धीरे, तो पहले ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अब तो आप लिख लोगे, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच अकर एट कांस्टेंट क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। बोलो सही है क्या? यस सर यस सर मतलब प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड P बाई T का रेशियो आएगा कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। अगर यहाँ पर हम इनका एक डायग्राम बनाते हैं जिसको कहा जाता है इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। अभी दो को मैंने बचा के रखा हुआ है क्योंकि दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाले हमें सारा उसी पे पढ़ना है, तो मैं पहले इसको खत्म करूंगा फिर वन बाय वन वो स्टार्ट करूंगा, इसलिए मैंने वो दो बचा दिए। इंडिकेटर डायग्राम, फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है पीवी ग्राफ, वॉल्यूम और ये प्रेशर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये भाई, तो जो पीवी ग्राफ होता है उसको बोलते हैं हम इंडिकेटर डायग्राम। अगर ये इंडिकेटर डायग्राम में आइसोबारिक के लिए बना रहा हूं तो वो ये रहेगा। सही है क्या? प्रेशर में देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रेशर कांस्टेंट है। सही है क्या? यस सर ठीक है, फिर इसके बाद यही इंडिकेटर डायग्राम अगर मैं बनाता हूं किसके लिए, आइसोकोरिक के लिए, तो ये ऐसे बन जाएगा। सही है क्या? तो यस ये सर इस तरीके से कुछ रहता है हमारे पास, आइसोकोरिक और ये सब, है ना। अब हमारे पास जब मैं इंडिकेटर डायग्राम बनाता हूँ, तो ये कोई भी डायग्राम बनाता हूँ वाई एक्स कर्व का, तो हमेशा वहां पर एक स्लोप निकाला जाता है। तो वैसे तो मैं आपको ये वैसे भी बता दूंगा जब आइसोबारिक और आइसोकोरिक कराऊंगा,
पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ स्लोप, इस वाले केस में जो स्लोप होगा dp बाई dv बराबर 0 होगा। dp बाई dv 0 होगा। p मतलब प्रेशर और v मतलब वॉल्यूम। और यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप कैसे आया है वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, अभी तो शुरुआत है। यहाँ पर इंफिनिटी होगा। तो आइसोबारिक में इंडिकेटर डायग्राम का स्लोप 0 होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस में इंडिकेटर डायग्राम का जो स्लोप होता है वो इंफिनिटी होता है। अगर बच्चों आपको कोई बोल है कोरिक का क्या आइसोकोरिक में क्या, सर कोरिक का क्या मतलब होता है? कोरिक का सेंस वॉल्यूम है। कोरिक का सेंस का मतलब वॉल्यूम से है। और बाकी आपको अगर कुछ और, हाँ, और वैसे तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा वो नहीं है इनका, पर आप देख लेना। आइसोकोरिक मतलब आइसो सेम के लिए वर्ड यूज करते हैं कई, जैसे टीचर और कोरिक को बोल देते हैं कि वो वॉल्यूम है। आइसो मतलब सेम हो गया, कोरिक मतलब वॉल्यूम। और आइसोबारिक में बोलते हैं आइसो मतलब सेम और बारिक मतलब प्रेशर। सही है? यस सर। चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टार्ट करेंगे आइसो। ले लिया सर। चलो भाई, अब स्टार्ट कर देते हैं आइसोथर्मल। बहुत सुंदर चैप्टर है वैसे तो ये। ले भैया, तो अब आ जाते हैं हम किस पे, आइसोथर्मल पे। इसमें बड़ा ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको थोड़ा ढंग से लिखाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आइसो का मतलब यहाँ पर सेम है और थर्मल का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है। आइसो मतलब सेम और थर्मल का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है। तो देखो, अ प्रोसेस of compression or expansion of a system which occur at constant temperature। किसी सिस्टम में हम गैस को लेने वाले हैं, किसी गैस का कंप्रेशन या एक्सपेंशन होना कांस्टेंट टेम्परेचर पर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम मतलब आप गैस जो यूज कर रहे होंगे, which occur at constant temperature is called isothermal process। क्लियर है क्या ये बात सबको? यस सर। अब टेम्परेचर कांस्टेंट, अब ये आइसोथर्मल की क्या कंडीशन है? कंडीशन है इसकी, कंडीशन ये है, पहली कंडीशन, द वॉल्स ऑफ कंटेनर, द वॉल्स ऑफ कंटेनर should be perfectly conducting। अब परफेक्टली कंडक्टिंग से क्या फायदा होगा वो मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। और दूसरा प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी स्लो। तो जो हम कंप्रेशन या एक्सपेंशन पढ़ेंगे वो स्लो प्रोसेस होना चाहिए। सही है? अगली बात, इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन। तो याद रखना, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या ये आइसोथर्मल की इक्वेशन अगर हम आगे यूज करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें पहले बता दिया गया ये। तो आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। सर ठीक है भाई, अब ये हो गया हमारे पास। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। एक बात सुनो भाई बड़े ध्यान से, ये कंटेनर है और ये पिस्टन है।
ठीक है, और ये पिस्टन का हैंडल हो गया, ये लो जी, ये पिस्टन है ना, मान लीजिए। अगर एक दूसरा आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ समझने के लिए। आप रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाद में बड़े ध्यान से सुन भी लेना ये बात, ठीक है जी। तो भाई ये हमारे पास दो सिस्टम ले लिए मैंने। पहले वाले सिस्टम में मैं कंप्रेशन करा रहा हूँ, अर्थात पिस्टन को इधर ला रहा हूँ। अब जब इसको यहाँ पर पास लाऊंगा तो गैस का क्या होगा, कंप्रेशन, क्योंकि हम क्या बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस का कंप्रेशन होगा। तो जो गैस पहले दूर दूर थी ऐसे, तो जब ये कंप्रेशन हो जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, समझ गए मेरी बात। और अगर गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो वो टकराएंगे आपस में, और उस टकराने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। अगर उस टकराने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी तो वो जो हीट है वो अंदर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। अगर वो अंदर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी तो यहाँ पर जो कंप्रेशन हुआ वो क्या आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, तो जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल तो तब बोल सकते हैं ना जब यहाँ पर कंप्रेशन भी हो लेकिन टेम्परेचर में चेंज ना हो। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करा, जब कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो कंप्रेस करने पर हमारे पास गैस के जो मॉलिक्यूल है वो पास पास आ गए, क्योंकि उसका वॉल्यूम घट गया। और अगर वॉल्यूम घट गया, पास पास आ गए, तो कोलिजन ज्यादा होने लगेगा इसमें, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्या करेगी, इसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी। लेकिन हमें पता है कि हम थोड़ा सा बंदोबस्त करके इसको कर सकते हैं आइसोथर्मल में। तो हमने क्या करना है, इसकी वॉल्स ले ली मैंने कंडक्टिंग। अगर मैंने कंडक्टिंग वॉल ले ली तो वो क्या करेंगी, अंदर की हीट बाहर ट्रांसफर करेगी। हीट बाहर जा रही है सिस्टम से सराउंडिंग में। अब ये जो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट अंदर से बाहर जाएगी, ये कंडक्शन प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है। और अगर ये एक स्लो प्रोसेस है, इसका मतलब ये कि अगर मैंने अचानक से इसको दबा दिया, अगर मैंने पिस्टन को सडनली दबा दिया, तो जो अंदर की गैस है उसकी जो हीट है वो हीट बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी बाय द कंडक्शन। कंडक्शन तो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। तो इसका मतलब ताकि अंदर की हीट बाहर चली जाए, इसलिए हम जब पिस्टन को दबाएंगे तो बहुत स्लो स्लो दबाएंगे। जितना हम इसको दबाते जाएंगे हीट बनेगी और वो बाहर ट्रांसफर होती जाएगी। आ रही है बात समझ में, कि जो हम आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लो क्यों करेंगे। अरे सही है क्या। यस सर, यस अगर सर। हमने अगर हमने फास्ट इसको कंप्रेशन कर दिया, एकदम सडनली दबा दिया, तो जो अंदर की हीट है वो बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अगर अंदर की हीट बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाई तो अंदर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो ये आइसोथर्मल रहा ही नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ऐसा ही इसका उल्टा भी इसमें समझो। अगर आप यहाँ पर प्रेशर कम कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं प्रेशर, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे कि दूर दूर। दूर दूर जाएंगे सर। अगर गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे अब, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, इसका मतलब उनके बीच का गैप इंक्रीज होगा। और अगर उनके बीच का गैप इंक्रीज होगा तो एक बात बताता हूँ आप लोगों को, जो आइडियल गैस और रियल गैस में आपको अलग से डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। जब कोई गैस एक्सपेंड करती है तो वो ठंडी होती जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। रियल वाली गैस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, वो उन्हें पास रखता है। लेकिन अगर कोई गैस एक्सपेंड करेगी तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, और अगर उसके मॉलिक्यूल को दूर दूर जाना है तो सबसे पहले उसको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी तो दूर जा पाएंगे, वरना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उन्हें पास रखेगा। तो जब अगर हम किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं। और जब वो मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लें। तो क्या होता है कि जो गैस होती है, उस गैस के पास जो हीट होती है ना, उसी हीट को वो इंटरनल एनर्जी को
उसको उसी हीट को वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज कर लेती है। और अगर उसने अपनी हीट को, गैस ने अपनी हीट को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज कर लिया, तो इसका मतलब उसकी हीट खर्च हो गई, और अगर हीट खर्च हो गई तो वो ठंडी होती जाएगी। तो जब भी कोई गैस एक्सपेंड होती है तो वो ठंडी होती जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब ये गैस एक्सपेंड हुई तो इसके मॉलिक्यूल के पास जो हीट थी, वो हीट इन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, अपने आप को दूर करने के लिए यूज कर ली। तो इसका मतलब इनका टेम्परेचर लो हो जाएगा। अगर इनका टेम्परेचर लो हो गया तो यहाँ पर गैस फैल ली, एक्सपेंड हुई, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस भी नहीं रहा। तो होना क्या चाहिए, तो ये होता है कि जब ये गैस एक्सपेंड करती है, जैसे जब ये गैस एक्सपेंड करती है, साथ ही साथ में ये बाहर से, सराउंडिंग से हीट लेना स्टार्ट कर देती है। क्यों क्यों ले पा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडक्टिंग वॉल्स हमने यूज करी है, तो ये यहाँ से हीट लेना स्टार्ट कर देती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। जितनी हीट इनकी खत्म होगी, वो हीट ये बाहर से लेते रहते हैं, जितनी हीट इनकी खत्म हो रही है वो बाहर से कंटिन्यू लेते रहते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। अगली बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अब जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो सुन लेना, कोई ये मत बोलना कि सर मैंने बहुत ही आराम से समझाया, कोई भी जल्दबाजी नहीं करी। तो ये सीन होता है हमारे पास। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके ग्राफ की, इंडिकेटर डायग्राम की। तो इंडिकेटर डायग्राम जो बनता है इसका, इंडिकेटर डायग्राम इंडिकेटर डायग्राम जो बनता है, आपको पता ही चल रहा होगा कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पीवी इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो इसका इंडिकेटर डायग्राम बनेगा थोड़ा हाइपरबोला टाइप। ये वॉल्यूम है यहाँ पर, और ये यहाँ पर प्रेशर है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन गया। सही है भाई? Yes, sir. सर ठीक है Yes, जी। sir. तो ये सीन है यहाँ पर इसका, तो ये इंडिकेटर डायग्राम हो गया। ठीक है जी, ये लो। तो अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ मैं, जगह बची है इसलिए भी, है ना। तो अब इस इंडिकेटर डायग्राम में अब मैं एक बात समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। आपको पता है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करता हूँ। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, मान लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा सा ना मेहनत का काम है, ध्यान देना। और अगर किसी को कम समझ में आए तो वो एक काम कर लेना, इसको याद कर लेना, ज्यादा अच्छा वही रहता है। इंडिकेटर है, तो इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही यहाँ पर वेरिएबल है। देखो जब ये गैस को दबाया जा रहा है तो प्रेशर में भी चेंज आ रहा है और वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेरिएबल है। अगर दोनों ही वेरिएबल है यहाँ पर, तो हम रूल लगाएंगे प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले वाले को तो कांस्टेंट एज इट इज लिख दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस अब दूसरे वाले को एज इट इज रख दो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, बराबर के कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। बोलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, dt dt कॉमन आके 0 हो गया, तो बचा यहाँ पर pdv प्लस में vdp बराबर 0। अगर ये प्लस है उधर आएगा माइनस चला जाएगा, ये इधर वाला, तो pdv बराबर आ गया माइनस vdp, pdv बराबर आ गया माइनस vdp। तो ये v वाले को इसके नीचे ले आओ और इसको इसके नीचे ले आओ, तो dp बाई dv, dp बाई dv बराबर हो गया माइनस p बाई v। dp बाई dv बराबर हो गया माइनस p बाई v। और dp बाई dv को हम क्या बोलेंगे, स्लोप, स्लोप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। सही है भाई? स्लोप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम बराबर किसके आ गया, माइनस p v के।
ये जो -P/V आया है, ये dP/dV आया है, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं पीवी आइसोथर्म। ये जो हमारे पास dP/dV आया है, मेरे को याद आ गया इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ, पीवी आइसोथर्म। पीवी आइसोथर्म, dP/dV is called पीवी आइसोथर्म, मतलब प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म। अरे ठीक है भैया, यस तो सर। कह दो, इतनी क्या नाराजगी है हमसे। चलो भाई, तो ये आपको कौन सा प्रोसेस बता दिया मैंने, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आज वाली क्लास के लिए मेरे हिसाब से कितना बज गया, हो गया टाइम काफी। तो आज वाली क्लास के लिए हम लोग इतना करते हैं, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, क्योंकि ऑनलाइन में कंटेंट वैसे भी ज्यादा ही हो जाते हैं और बाकी मैं तो अभी पीछे ही। तो आज वाली क्लास में आइसोथर्मल प्रोसेस तक खत्म कर रहे हैं। अगली वाली क्लास में एडियाबैटिक स्टार्ट करेंगे, फिर वर्क, फिर इंटरनल एनर्जी, फिर सारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर स्टार्ट हो जाएगा। 3 एक क्लास लग जाएगी, 3 से 4। ठीक है जी, यस सर। ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और इसका वीडियो भेज दूंगा, रात तक वेट करना और उसको देख लेना एक बार है। ओके सर। चलिए सर टाटा बाय बाय। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना है, मैं पूछूंगी, आप बता देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी, ठीक है? कब है फिर, कब कब? अभी आज कर दूंगी, आते अभी 8 बजे के बाद। हाँ रात को भेजना, 8 बजे के बाद, बिल्कुल ठीक। ठीक है।